चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स। एक्चुअली एक छोटा सा हादसा हो गया। मेरे गाड़ी की चाबी में पेनड्राइव लगा था और कोई, नाम तो नहीं जाहिर करेंगे, कोई मेरे गाड़ी की चाबी लेकर के गायब हो गया था। बस ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगा। बहरहाल कभी कभी मजाक के मूड में ये सब चीजें कर दी जाती हैं, कोई नहीं। चलिए स्टार्ट हो चुका है। चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, सभी लोगों को आवाज आ रही है, सारी चीजें कंफर्म है। चलिए लेकर के चला जाए। बिल्कुल एकदम शानदार प्रश्न होंगे। जुलाई का एपिसोड 2 और आपके करंट्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के यहां पे स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए एक बार सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, एक बार सभी लोगों को शुभ संध्या। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि किस मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल को शुरू किया है। कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए आप कमेंट करते रहिए, तब से ध्यान से सुनिए। मनोदर्पण पहल क्या है? मनोदर्पण पहल का सीधा सा संबंध है किससे? मानसिक स्वास्थ्य से। मानसिक स्वास्थ्य। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें आपसे कि कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा मतलब शारीरिक रूप से परेशानी उठने से ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई है किस क्षेत्र में? मानसिक रूप में। मतलब अपने आप को फ्रस्ट्रेट, युवा फ्रस्ट्रेशन की पीढ़ी में गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये युवाओं को मानसिक रूप से जो मतलब मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि में आगे की ओर बढ़ाने, बालकों को मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में आगे की ओर बढ़ाने के लिए मनोदर्पण पहल की क्या की है? शुरुआत किया है। क्लियर हुआ? तो ये मूल रूप से क्या है? बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये यहां पे क्या मनोदर्पण पहल। मनोदर्पण पहल ये जो मानसिक स्वास्थ्य है या ये मानसिक स्वास्थ्य की जो मूल रूप से देखभाल की गई है, इस देखभाल के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया। क्या किया गया? हेल्पलाइन नंबर दिया गया। और इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सुबह 8 से रात्रि 8 के मध्य, सुबह 8 से लेकर के मतलब 8 AM से लेकर के 8 PM के मध्य यहां पर कॉल करके अपने मानसिक तनाव, मानसिक समस्या से संबंधित चीजों का आसानी से समाधान प्राप्त किया जा सकता है। तो किस मंत्रालय ने मनोदर्पण पहल? तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। दूसरी मूल बात कि मनोदर्पण पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें मूल रूप से क्या किया गया? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए हेल्पलाइन जारी किया गया। और यह हेल्पलाइन कब से कब तक काम करेगा? सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे के बाद। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हो गया। चलिए बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट आगे की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काला नारायण स्वामी को, चित्रा श्रीनिवासन को, रीतू गर्ग को और कह रहा है कि कुसुम त्रिखा को। चलिए कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में से किसको यहां पे सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, और मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आने, कमेंट करिए भाई, सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करें। चलिए बिल्कुल मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। चलिए कमेंट करिए। चलिए कुछ लोग ऋचा वर्मा 2 का डी, भूपेंद्र गौतम 2 का सी बता रहे हैं, पुनीत सिन्हा भी सी बता। चलिए थोड़ा फास्ट कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करें, बिल्कुल फास्ट कमेंट करें। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए वुडलैंड्स, अगर मैं वो मूल बात करूं, चलिए मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मूल रूप से यहां पे ध्यान दीजिएगा। वुडलैंड हेल्थ कैंपस, वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस, ध्यान दीजिएगा वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस, ये इसके क्या है? उप निदेशक,
उप निदेशक कहां पर? सिंगापुर में मौजूद है या सिंगापुर में कार्यरत है। कौन? काला नारायण स्वामी। काला नारायण स्वामी ये सिंगापुर में किस पोस्ट पर है? तो ध्यान दीजिएगा, किस पोस्ट पर? वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस उपनिदेशक के तौर पर। और इनको कोविड-19 के दौरान ये सबसे अथक प्रयास, जब अधिकांशतः लोग घरों में थे, लोग अपनी जान को बचा रहे थे, या इस तरीके की जब क्राइसिस की घटना चल रही थी, उस दौरान काला नारायण स्वामी सबसे अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाया कोविड-19 के उपचार के लिए, मरीजों की देखभाल के लिए, उनके क्वारंटीन सेंटर। इसके लिए इनको वहां के एक बड़े पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारतीय मूल के कहां के रहने वाले हैं? तो ये भारतीय मूल के सिंगापुर के रहने वाले हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि काला नारायण स्वामी को हाल ही में या जुलाई माह में वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस उपनिदेशक जो मूल रूप से मौजूद है को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये मूल रूप से किस देश से संबंध रखते हैं? तो सिंगापुर। अगर पूछता है तो सिंगापुर। कहता किस मूल के निवासी हैं? तब याद रखिएगा कि भारतीय मूल के निवासी हैं। ये 2-3 चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए, काला नारायण स्वामी देखिए आप करते क्या, ये चीजें आप कमेंट किया करिए। जैसे काला नारायण स्वामी, अब इससे संबंधित प्रश्न आएगा, दिमाग में वो बैठा रहेगा। आप अगर नहीं भी याद आया तो ऑप्शन देख करके याद आ जाएगा। सभी लोग आंसर का नाम पूरा लिख करके कमेंट किया करिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइए, स्मार्ट तरीके से आगे की ओर बढ़िए। ये चीजें आपके सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो दोस्त आगे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की क्रम पर आएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, किस बॉलीवुड अभिनेता ने प्रवासियों को पूरे देश में नौकरी के अवसर तलाशने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया था? ये देखिए, ये प्रवासी जो ऐप रोजगार है, ये काफी हाईलाइटेड हुआ और इसमें जो चर्चित हैं अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, सोनू सूद। आप बताएंगे भाई सोनू सूद का नाम क्या श्रमिकों को उनके घर भेजने के लिए हाईलाइट हुआ था, लेकिन आप बताएंगे कि प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? और इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्र के लोग, मतलब विभिन्न क्षेत्रों के कंपनियां या विभिन्न क्षेत्रों की कंपनी यहां पर क्या करेगी? विजिट करेगी और यहां पे जो लोग अपना रजिस्टर्ड करेंगे, इससे इनको आसानी से ढूंढने में मदद होगी क्या? रोजगार। अब चाहे ये मूल रूप से अपने यहां जो प्रवासी मजदूर लौटे उनकी बात हो, चाहे वो किसी नए जगह पर शहर पर जा रहे हो उसकी बात हो, तो ये प्रवासी रोजगार ऐप की बात कर रहा है। चलिए एक बार जरा कमेंट करिएगा, प्रवासी रोजगार ऐप। बिल्कुल मैक्सिमम के कमेंट आने चाहिए दोस्त, मैक्सिमम के कमेंट आने चाहिए। और देखिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि ये केवल लाइव हो, मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं, आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलो दोस्त, चलिए कुछ लोगों का आ रहा है अक्षय कुमार, कुछ लोग सोनू सूद बता रहे हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रवासियों को उनके घर भेजने में भी इन्होंने मदद की थी। और इनकी एक बड़ी उपलब्धि, सोनू सूद ने ये प्रवासी रोजगार ऐप को भी इन्होंने लॉन्च कराया, जिससे क्या हो, ये गरीब तबके के लोग जो मूल रूप से कमजोर वर्ग हैं, इनको अपने घर जाने पर या ये वापस शहर आए, कहीं पर आए जाएं, तो ये लोकेशन के आधार पे आसानी से जॉब को ढूंढ सकें। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हो गया, बिल्कुल जा रहा है कमेंट भाई। श्वेता यादव, बिल्कुल मैक्सिमम के कमेंट आ रहे हैं, आप परेशान ना हो, मैक्सिमम के कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्त। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय, तो देखिए कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया है? और गोधन न्याय योजना देखिए छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और आपका उड़ीसा। सबसे पहले यहां पर यह ध्यान दीजिएगा,
जैसे गोधज न्याय या गोधन न्याय, इस शब्द का जैसे ही जिक्र आता है तो आप तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप राज्य पूछता है तो आप सबसे पहले चले जाते हैं कहां? आप सबसे पहले नंबर पर चले आते हो आप उत्तर प्रदेश। ये चीजें नहीं, एक बार सही से कमेंट करिएगा तो, एक बार सही से कमेंट करें, एक बार सही से कमेंट करें। चलिए बिल्कुल, एक बार सभी लोग कमेंट करें, एक बार सभी लोग कमेंट करें। चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ लोग छत्तीसगढ़ कर रहे हैं, कुछ लोग उड़ीसा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। देखिए, अच्छा 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 अच्छा, चल देखिएगा क्या है। देखिए, ये बताओ कहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं? भूपेश बघेल ये कहां के मुख्यमंत्री हैं? आप ये बताइए। भूपेश बघेल जी के द्वारा ये घोषणा की गई है और ये कहां के मुख्यमंत्री हैं? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर से भी कोरिलेट होता है, ये पर्यावरण से भी कोरिलेट होता है। गोधज न्याय योजना, आप कमेंट करते रहिए, अभी कमेंट करते रहिए, तब से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है? इसमें मूल रूप से इनके द्वारा गोबर खाद, जो गोबर है, ये गोबर खाद की खरीद की जाएगी। मतलब इसके अंतर्गत ये जो गोबर खाद है इसकी खरीद की जाएगी। और यह खरीद कितने में की जाएगी या ये खरीद कितने रुपए में होगा? ये 2 रुपए प्रति केजी के, ये 2 रुपए केजी के अनुसार इसको क्या किया जाएगा? खरीद किया जाएगा। और इससे बनाया जाएगा क्या? इससे बनाया जाएगा जैविक खाद। इससे क्या बनाया जाएगा? जैविक खाद। और जैविक खाद को बाजारों में कितने में बेचा जाएगा? 8 रुपए प्रति केजी बेचा जाएगा। 8 रुपया केजी ये इसको बेचा जाएगा। तो यह मूल रूप से क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये मूल रूप से आपका छत्तीसगढ़, ये ध्यान दीजिएगा क्या? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये गोबर खाद को खरीद करके इसमें दाम 2 रुपया दिया गया, जैविक खाद के रूप में इसको कंपोस्ट करके 8 रुपए मतलब पर केजी इसको बेचा जाएगा। इससे जो सड़कों पर गंदगी, गोबर को अन्य जगहों पर फेंक दिया जाता है और जो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता, मतलब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जो भूमि को और उत्पादित होने वाले अनाज दोनों को कमजोर कर दे रहे हैं, इसको क्या किया जाएगा? इसको मूल रूप से रोकने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कमेंट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताइए, भले विलंब हो गई लेकिन आपने शेयर किया एक बार। चलिए सभी लोग लगभग 1000 पहुंचे हैं, सभी लोग एक बार, जो एजुकेशनल ग्रुप है, एक बार शेयर करिए। सभी लोग एक बार शेयर करिए। देखिए ये चीजें अच्छी नहीं है, आप जानते हैं। सभी लोग शेयर करिए और ये संख्या आज 2000 आपको पहुंचानी होगी। मैं बहुत दिन से मैं आपको कुछ बोला नहीं, ये संख्या आज शेयर करके 2000 आपको लगना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा। ये आपकी क्लास है, आपके लिए चलाई जा रही है, ये चीजें आप आज जरूर करेंगे। चलिए एक बार सभी लोग करिए ये चीजें। देखिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, एक बार फिर से सभी लोग करिए, एक बार फिर से सभी लोग करिए। ये कोई बात नहीं होती है ना, ये चीजें नहीं। एक बार अभी तो कर दीजिए, ईमानदारी से नहीं। अगर किए होते तो दोस्त अब तक संख्या 1500 प्लस तो हुई गई होती। आप इतना सोचिए कि मेरे मेहनत में आप बताओ कोई कमी है, लेकिन चीजें लोगों तक जब पहुंचाएंगे तब तो होगा। करिए। और आज का ये सेशन केवल लाइव ही होगा, ये याद रखिएगा, आज का सेशन केवल लाइव ही होगा। ठीक है, आज का सेशन ये लाइव होगा। और देखिए इसमें से केवल कुछ लोग गए हैं, ऐसा मतलब कि केवल कुछ लोग शेयर करने गए हैं, बाकी लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, ढी टाइप के हैं, जितना कहो सुनेंगे नहीं। मैंने कहा ना, गुरु दक्षिणा के तौर पर सिर्फ मैं आपसे एक शेयर मांगता हूं। बहरहाल चलिए, कोई नहीं।
चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए आ गए, मैक्सिमम आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 5, देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा सूरज कदे मरदा नहीं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट ये आपका है। इसको चूंकि आपके सुपर टेट में 1 नंबर का प्रश्न आपका पूछता है, कहां से ये पूछता है, आपका पुस्तकों से। और ये चूंकि आप में जो स्वतंत्रता से मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जुड़ा है और ये चर्चा में आया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूरज करे मर्दा नहीं, ये कह रहा नामक पुस्तक के संदर्भ में आपको कैसे कथन की पहचान करनी है जो गलत हो। ध्यान से सुनिए, यह पुस्तक बलदेव सिंह सदा कर्णम के द्वारा लिखी गई है। बी कह रहा यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उद्यम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। सी कह रहा जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी कर्नल रिजियन डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया है। और डी कह रहा उद्यम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर की हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें 13 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। चारों में से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है या निम्नलिखित में से जो असत्य हो उसके बारे में आपको बताना है। चलिए चलिए बिल्कुल हो गया कमेंट, बिल्कुल हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए बिल्कुल। चलिए तो देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो सूरज कदे मर्दा नहीं, चूंकि अपने मन की बात प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के दौरान इस पुस्तक की चर्चा की थी और पुस्तक की चर्चा करने के कारण ये हाल फिलहाल न्यूज़पेपरों में चर्चा में आ गया था। ये मतलब इस पुस्तक का लेखक कौन है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। तो ये बलदेव सिंह सदा कर्णम, बलदेव सिंह सदा कर्णम इसके लेखक हैं। ये मूल रूप से याद रखिएगा, मतलब ये पहला पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि सूरज कदे मर्दा नहीं, इसके लेखक कौन है, बलदेव सिंह सदा कर्णम है। पहली बात क्लियर हुई, इसका मतलब ये पॉइंट्स आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उद्यम सिंह के कई पहलुओं का वर्णन करती है। तो देखिए ये उद्यम सिंह जो मूल रूप से यहां पे जनरल डायर की हत्या के लिए जो मूल रूप से जाने जाते हैं, तो ये भी बात सही है और आपका सी भी सही है। उद्यम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्टस हॉल में इन्होंने क्या कर दिया था, ये ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जनरल जो डायर था इसको मूल रूप से मतलब इनकी मूल रूप से क्या कर दी थी, इन्होंने यहां पे हत्या कर दिया था। तो ये कहा कि इनको 13 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। इनको फांसी 13 जुलाई को नहीं दी गई थी, बल्कि इनको फांसी दी गई थी कब, 31 जुलाई 1940 को दी गई थी। इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। आपका इन बाकी सारी चीजें सही है, डी में भी सारी चीजें सही लिखी है, लेकिन इनको फांसी दी गई थी 31 जुलाई को, इन्होंने हत्या किया था 13 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए ये चीजें ढूंढ करके मैं लाया हूं, इस चीज को आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया, यहां तक हो गया। चलिए यहां तक हो गया, चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए चलिए हो गया, यहां तक हो गया। आइएगा नेक्स्ट, आइएगा ये देखिए ये अगला प्रश्न नंबर 6, ये आपका ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए दोस्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि गोल्डन बर्ड विंग हाल ही में किसमें रही है, सुर्खियों में रही है। वह क्या है, मक्खी है, तितली है, मधुमक्खी है, और कह रहा है कि गौरैया है। बताएंगे, कमेंट करेंगे कि यह निम्नलिखित में से क्या है। हां बिल्कुल कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल देखिए यह मूल रूप से एक क्या है, यह मूल रूप से एक क्या है, यह तितली है। यह मूल रूप से क्या है, यह तितली है। और इसके पंखे की लंबाई, इसके पंखे की लंबाई जो है यह 194 mm है।
कितना है? 194 mm है। इसके देखिए, और ये सुर्खियों की क्यों रही है? क्योंकि ये सबसे बड़े पंख के कारण। दोस्त किसके कारण? यह सबसे बड़े पंख के कारण ये चर्चा में है। इसका सबसे बड़ा पंख कितना है? 194 mm है। तो आपको ये होगा कि आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि सबसे बड़े पंख 194 mm को गोल्डन वर्ड विंग दिया गया, इसके पहले सबसे बड़े पंख वाली तितली के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये मूल रूप से साउथ वर्ड विंग नाम की ये जो तितली थी, इसका 190 mm क्या था? पंख था। इसका 190 mm क्या था? पंख था। तो ये चीजें मूल रूप से याद रखिएगा। क्या? साउथ वर्ड विंग 190 mm का इसके पहले थी, और वर्तमान समय में 194 mm की सबसे बड़े पंख वाली यह तितली है, जिसका नाम क्या है? गोल्डन वर्ड विंग। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्त, हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़िए। नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिएगा दोस्त, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ होगा कि वर्षगांठ कब मनाई गई? 21 जुलाई को, 26 जुलाई को, 28 जुलाई को, और कह रहा है कि 29 जुलाई को। चलिए कमेंट करेंगे कि ये मतलब इसकी वर्षगांठ कब मनाई गई और ये इसकी कौन सी वर्षगांठ थी। तो आप ये याद रखिएगा कि कारगिल विजय 1900 कब हुआ था? 1999 में हुआ था। कारगिल के बीच युद्ध किसके बीच हुआ था? कारगिल में युद्ध हुआ था भारत और किसके बीच? पाकिस्तान के बीच, मतलब भारत पाक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में विजय किसने हासिल किया था? तो इस युद्ध में विजय हासिल किया था भारत ने। किसने हासिल किया था? भारत ने। तो यह ध्यान दीजिएगा, आपको कमेंट करना है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस की बात करते हैं तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को, और यह 26 जुलाई 1999 के तौर पर। तो अगर वर्तमान समय बताएंगे, आप बताएंगे तो यह कौन सा होगा? तो 21वां विजय दिवस होगा। यह कारगिल का कौन सा दिवस? तो 21वां विजय दिवस यह होगा। यह मूल रूप से याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? देखिए ये बारीक बिंदु है। कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई, घटना कब की है? 1999 की। युद्ध किसके बीच हुआ? भारत पाक युद्ध हुआ था। और 2020 में कौन सा मनाया गया? 21वां विजय दिवस मनाया गया। क्लियर हुआ? चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आओ, प्रश्न नंबर 8। देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8। किस राज्य सरकार के द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना शुभारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, एमपी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, और कह रहा क्या? हरियाणा सरकार के द्वारा। चलिए कमेंट करेंगे। नवीन रोजगार छतरी योजना, देखिए तब से आप कमेंट करते रहे, तब से ये है क्या? ये ध्यान दीजिएगा, जिस भी राज्य सरकार के द्वारा ये चालू किया गया, ये अनुसूचित जाति, सॉरी ये जाति होगा, ये मिटेगा नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों के लिए यह एक प्रकार की शैक्षिक आर्थिक सहायता है। शैक्षिक आर्थिक सहायता के लिए प्रमुख रूप से, आर्थिक सहायता के लिए यह प्रमुख रूप से विकसित किया गया, यह प्रमुख रूप से प्रारंभ किया गया, जिसका मूल उद्देश्य क्या होगा? बालकों को क्या मुहैया कराना? बालकों को रोजगार की ओर अग्रसर कराना, या रोजगार की ओर आगे बढ़ाना। रोजगार की ओर आगे बढ़ाना, ये मूल रूप से ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या होगा? ये आपका यहां पे है। अब आप में से मैक्सिमम कमेंट क्या कर रहे हो भाई? मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं यूपी। ये रोजगार छतरी योजना नहीं पता आपको?
रोजगार छतरी योजना, अभी आपके पास समय है, आप देख लीजिए। यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा चुनाव कहां चल रहा है? जहां चुनाव चलेगा सबसे ज्यादा योजनाएं किधर आएंगी? चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए। अभी अभी मैक्सिमम के एकदम एक्यूरेट का नहीं आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम के कमेंट आ रहे हैं। चलिए मैक्सिमम का जवाब अब सी आने लगा, और आप में से जिन्होंने पलटी मारा वो पूरा गलत थे। आप अपने उत्तर पे कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये छतरी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की ये शैक्षिक आर्थिक मदद करना, जिससे वे रोजगार की ओर अग्रसर हो। दूसरी बात, एक छतरी योजना आया है, छाता विधान आया, तो ये याद रखिएगा कि ये किसको, ये पृथ्वी सम्मेलन को या सतत विकास को, मूल रूप से सतत विकास को ये छाता विधान भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दबाव में उत्तर बदला नहीं, क्या करिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। चलिए यहां अब देखिए ऐसे क्या है ना, आपको याद हो गया दोस्त, आपको याद हो गया। अब आपको ये तो अब नहीं भूलेंगे, एकदम पक्का मुझे पता है कि अब ये वाला आप नहीं भूलेंगे। देखिए क्या करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां किया है? रीवा मध्य प्रदेश में, रांची झारखंड में, कह सीकर राजस्थान में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए बताएंगे कि ये एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट ये कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट का। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो मूल रूप से जैसे ऊर्जा एवं अक्षय मंत्रालय के प्रमुख को भी पूछ सकता है। 2-3 डायमेंशंस में प्रश्न बनेगा। सबसे पहले एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट निम्नलिखित में से किस देश में चालू किया गया? तो जब ये चीजें पूछेगा तो आपको चाइना इत्यादि चीजों के माध्यम से कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। आप याद रखना, एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट ये कहां पर? यह भारत में। कहां प्रारंभ किया गया? भारत में। दूसरी बात, एशिया लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो भारत में यहां पे जिसका उद्घाटन किया गया, प्रारंभ किया गया, इसकी क्षमता कितनी है? तो याद रखेंगे 750 मेगावाट। अब बता दीजिए कहां? चलिए आप कमेंट कर दीजिएगा कहां कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे बिल्कुल। मैक्सिमम कमेंट करिए, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, रीवा मध्य प्रदेश में, रीवा मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा। इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यूरोप में मौजूद है, अमेरिका के पास मौजूद है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा कैसा? एशिया लार्जेस्ट सोलर, मतलब ये सोलर है, ये याद रखिएगा। ये मूल रूप से मतलब ये सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला रीवा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। चलिए देखिए, आप एकदम बिल्कुल मतलब कचरा नहीं, मैंने बहुत चीजें ये देखा कि चीजें चलिए तो देखिए क्या कह रहा है दोस्त, ये कह रहा कि नई शिक्षा नीति 2020 देश की कौन सी शिक्षा नीति है? कह रहा दूसरी शिक्षा नीति है, तीसरी है, चौथी है, और कह रहा 5वीं है। तो देखिए, अगर हम कल आपको नई शिक्षा नीति को बताए थे, आज आप जरा ये कमेंट कर दीजिए। देखिए ये उसका एक नया डायमेंशन है जहां से आपसे प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा,
कि जो 2020 में शिक्षा नीति जारी की गई, ये 1986 का स्थान लिया और उसके पहले जो पहली शिक्षा नीति थी, तो ये कुल मिलाकर के कितनी हो गई? ये तीसरी शिक्षा नीति हो गई। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्त? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, तीसरी शिक्षा नीति। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 11। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र एटॉमिक पावर स्टेशन में तीसरे रिएक्टर KAP3 का परिचालन शुरू किया गया है। यह परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। चलिए कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करेंगे, चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, देखिएगा फास्ट कमेंट करेंगे। तो देखिए काकरा पार परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ये NACPL के द्वारा चालू किया गया, NACPL के द्वारा, ठीक है ना। मैक्सिमम का कमेंट किधर आ रहा है? NACL ये इसके द्वारा मूल रूप से चालू किया गया। और ये कहां? तो ये आपके भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये भी नोट डाउन करिएगा, NACIL के द्वारा, सॉरी NACIL के द्वारा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब भी गुजरात ही है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर आएंगे। प्रश्न नंबर 12। 20 जुलाई को प्रकाशित पुस्तक सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? चेतन भगत है, अमिताभ घोष है, सम्राट सैनी है और कह रहा है रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड है। चलिए कमेंट करेंगे, चलिए कमेंट करेंगे बिल्कुल, चलिए कमेंट करें। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है, मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है और मैक्सिमम बता रहे हैं कि डी रस्किन बॉन्ड, मैक्सिमम बता रहे हैं कि डी रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं। तो देखिए, चलिए देखिए ये मूल रूप से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित रस्किन बॉन्ड महोदय। आप जानते हैं कि ये मतलब सॉरी पद्मश्री पद्म भूषण से ये इंग्लिश लेखक हैं। कैसे लेखक हैं? तो ये अंग्रेजी लेखक हैं, ये अंग्रेजी लेखक हैं और इन्होंने इस किससे, तो ये ध्यान दीजिएगा कि मूल रूप से मूल रूप से आपके किससे, तो ध्यान दीजिएगा कि मूल रूप से पद्म भूषण से ये मूल रूप से सम्मानित है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया, इन्होंने जो पुस्तक लिखा सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इन्होंने 16 वर्ष की उम्र 16 वर्ष की उम्र से इन्होंने लेखन प्रारंभ किया था। और ये इसी का ये क्या करा है, इसी का इन्होंने वर्णन किया है या इसी चीज का इन्होंने जिक्र किया है। तो सॉन्ग्स ऑफ इंडिया ये किसका, रस्किन बॉन्ड, ये इसमें किसका वर्णन किया गया है, 16 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने लेखन प्रारंभ किया। और ये एक ऐसे लेखक हैं जो अंग्रेजी लेखक पद्म भूषण से सम्मानित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? चलिए बिल्कुल चलिए रस्किन बॉन्ड हो गया। प्रश्न नंबर 13 नेक्स्ट आएंगे। प्रश्न नंबर 13 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? कह रहा मोरिसाना कायेट और मारियाना वर्दियालिस को। चलिए क्या कैलाश सत्यार्थी को, कह रहा मलाला यूसुफजई को और कह रहा ग्रेटा थनबर्ग होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको कई बार कराऊं कि क्या ग्रेटा थनबर्ग को। चलिए कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे, चलिए बिल्कुल कमेंट करेंगे, चलिए बिल्कुल मैक्सिमम कमेंट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट करेंगे, चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल चलिए कमेंट करेंगे। चलिए देखिए नेल्सन मंडेला, अगर हम पुरस्कार की बात करते हैं,
इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना किया गया दोस्त 2014 में। और यह प्रारंभ कब से हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 2015 से। और यह दिया कितने वर्ष में जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार कितने वर्ष में दिया जाता है, तो यह प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रदान किया जाता है। कितने वर्ष पर? यह प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रदान किया जाता है। और यह 2020 का पुरस्कार दिया गया किसको? मोरिसाना कायेट और मारियाना वर्दियारिस को दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 14। देखिएगा ये क्या कह रहा है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? कह रहा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और कह रहा उड़ीसा में। तो देखिए लगातार मध्य प्रदेश और कर्नाटक एक दूसरे को आगे पीछे करते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट 2020 तक का जो अभी तक जो डेटा है, इसमें आपका मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो आप इसके लिए याद रखिएगा कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश है। कौन है इसमें प्रथम स्थान पर? मध्य प्रदेश है। अच्छा, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्त? 29 जुलाई को मनाते हैं हम लोग बाघ दिवस। नेक्स्ट, अगर एक बात और कहे कि सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तब आप क्या बताओगे? सर्वाधिक संख्या इनकी पहुंच गई है 526। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट आइएगा। देखिए दोस्त, सेशन केवल लाइव है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि ये बात के लिए आपके लिए डिफिकल्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। देखिए क्या कर रहा है। किस आईआईटी होगा? देखिएगा ये किस आईआईटी संस्थान ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी रुड़की ने, ध्यान दीजिएगा, आईआईटी रुड़की ने, और कह रहा आईआईटी खड़गपुर ने और आईआईटी गुवाहाटी ने। चलिए कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पोर्टेबल हॉस्पिटल, मतलब पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब स्वचालित हॉस्पिटल, ऐसे 4-4, 5-5 बेड के वो फोल्ड हो जाएंगे फिर फैल जाएंगे, इस तरीके की चीजें। तो ध्यान दीजिएगा, यह मूल रूप से इस प्रकार के पोर्टेबल यहां पे जो हॉस्पिटल या अस्पताल की विकसित करने की बात करें तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? यह ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए चलिए। तो अच्छा, थोड़ा सा विलंब हो गया था, इसके कारण इसके कारण इस क्लास को यह विराम देते। लेकिन एक चीज और बता दें, शायद आपने देखा नहीं होगा, चंद्रा इंस्टीट्यूट में एक हमने लगा है यूपी टेट संस्कृत मैराथन। संस्कृत मैराथन शब्द लिखा है, आप जानते हैं संस्कृत मैराथन मतलब आपको अधिकतम अंक कवर करने वाली कक्षा संस्कृत की लगी है। दोस्त चाहे जैसे भी हो, वह लाइव सेशन आप जरूर अटेंड करिएगा। अगर आपको रिचार्ज करके डेटा अगर आपको देखना हो, फिर भी आप उसमें कदापि कोताही नहीं बरतेंगे। ये मतलब मैं खुद कर रहा हूं, आप जानते हैं यूपी एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको इस बात की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि आज दिन भर से एक गंभीर प्लानिंग किया गया संस्थान के द्वारा और जिसका जिस्ट के तौर पर आज आपको दिया जाएगा। सबसे ये मेरी गुजारिश है, एक बार चूंकि आज मैं थोड़ा सा लंबी क्लास भी लिया हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आज ये 15 है, कल 45 में आपको कराऊंगा। ये मेरा वादा है, एकदम परफेक्ट 9 बजे स्टार्ट करके कल 45 करा दूंगा। इसमें जीके के प्रश्न देखिए चीजें शामिल की गई है, लेकिन अब थोड़ा सा चीजें मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। आप एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से जाइए, संस्कृत की क्लास करिए, संस्कृत का इंपॉर्टेंट यह सेशन वह भी लाइव है, पूरी तरीके से जाइए, एंजॉय करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, कल मिलिए और इसी सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए लेकर के चलें। थैंक यू वेरी मच।